लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की विस्तार से पहली बार जानकारी दी है, पहली किश्त जारी की है। पहली किश्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सिलसिला आगे भी चलने वाला है। बुधवार को उद्योगों और कर्मचारियों के लिए तमाम राहतों के दावे किए गए। हालांकि इस पैकेज में पहले से चल रही कई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि लाखों प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक कहानियों का इलाज क्या इस पैकेज में हुआ है? क्या इस पैकेज और स्वदेशी के नारे के दम पर हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? भारी भरकम राहत की राशि का जो सब जवाब दिखाया जा रहा है, क्या वाकई यह उस वंचित वर्ग तक पहुंचने जा रही है जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। एक बड़ा समृद्ध पैनल इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र जो है मौजूदा परिस्थितियों पर है, जिसके अंतर्गत यह कहता है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। यह कथन किसी और का नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने इस विचार सूत्र हमें दिया था। आजादी के बाद से तमाम सरकारें, तमाम नेता ये दावे करते हैं कि हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन क्या उनकी हकीकत वही है जो दावे किए जा रहे हैं? और महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा था, हम अपनी चर्चा को आज उसी सिद्धांत पर तौलने का, मापने का, जांचने का काम करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं, स्वास्थ्य विभाग भी देख रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों से न केवल प्रदेश बल्कि देश भी अचंभित है कि ऐसा क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है जहां पे आंकड़ा मरीजों का 3 अंकों तक नहीं पहुंचा, कोई मरीज अभी तक कालकलवित नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में मात्र 4 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो ऐसा करिश्मा जिनके नेतृत्व में हो रहा है वो टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर आवाज बृजमोहन अग्रवाल जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वह भी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके तमाम समर्थक उस विस्तार की बाट जोड़ रहे हैं जिसमें एक तयशुदा चेहरा यशपाल सिंह सिसोदिया भी समझे जाते हैं, वह भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा में कैप्टन अजय यादव, जो हरियाणा के वित्त मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वह भी चर्चा में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल जी से करते हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने बहुप्रतीक्षित पैकेज का ऐलान कल किया, उसका एक खुलासा आज आपकी केंद्रीय नेता, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। कितना संतुष्ट हैं बृजमोहन जी आप? आपकी पैदाइश संपन्न व्यापारी वर्ग में हुई, पर जन्म आपका मजदूर दिवस के दिन हुआ, 1 मई को, अभी अभी गुजरा है। दोनों ही वर्गों से आपके ताल्लुकात ठीक ठाक माने जाते हैं, प्रचंड बहुमत से आप जीतते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस विषय के संदर्भ में आप जो कुछ भी कहेंगे वो दोनों वर्गों को संबोधित करते हुए होगा। जानना चाहता हूं कि जो कुछ इस पैकेज से आया है, क्या वह पैकेज उस वर्ग का दर्द, उसका दुख, उसकी तकलीफ को उबारने के लिए पर्याप्त है? जो दृश्य अभी आप मेरी टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, ये 3 दृश्य हमने आज खासतौर पर इस डिबेट के लिए निकाले हैं, चर्चा के लिए निकाले हैं। इसमें पहला दृश्य अगर आप देख रहे हैं तो ये एक बैलगाड़ी को खींचता हुआ किसान है, जिसमें एक बैल जुड़ा हुआ है और दूसरे पे वह खुद जुड़ा हुआ है। रोजी रोटी उसकी खत्म हो चुकी, नतीजा ये हुआ कि उसने दूसरे बैल को बेचा और उसकी जगह पे खुद को जोत लिया और अपने परिवार को लेकर इंदौर के राजमार्ग पर चला जा रहा है। यह एक तस्वीर है। इसी प्रकार से आप दूसरी तस्वीर भी देखेंगे, इसमें ये युवक आप देख रहे हैं, इसने रास्ते में ही एक गाड़ी बनाई, उसमें अपनी बीवी बच्चे को बिठाया है। 800 किलोमीटर का सफर इसने हैदराबाद से लेकर तय कर लिया है।
यह भी एक तस्वीर है। क्या यह पैकेज इसको कुछ राहत देगा, यह मेरा सवाल है। और तीसरा एक और दृश्य अगर आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, तो वह दृश्य भी आपको चौंकाने वाला है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मां को गोद में उठाए चला जा रहा है। इसका नाम विश्वनाथ शिंदे है, मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्कर है और यह अपनी मां को लेकर मुंबई से अकोला जा रहा है। ये तीन दृश्य ब्रजमोहन जी आपके सामने हैं। और अब मेरा आपसे सवाल है कि जो कुछ घोषित किया गया है, क्या इन लोगों के हालात को देखते हुए इसमें समाधान है? ये आपसे सवाल है। देखिए हिमांशु जी, आपका सवाल बहुत मौजू है। आज कोरोना संकट के कारण और पूरे देश में लॉकडाउन के कारण, और मैं देश में नहीं कहूंगा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है जी, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा है। डर के कारण लोग अपने जहां पर लोग काम करते थे उसको छोड़कर वहां से निकल रहे हैं, अपने घर को पहुंचना चाहते हैं। और ऐसी विकट परिस्थितियों में संयम के साथ में कि आज जब पूरे देश में ऐसे विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इटली जैसे देश जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है, वहां पर प्रधानमंत्री जी के विवेकपूर्ण निर्णय के कारण, उनकी हिम्मत के कारण और उनकी लोगों में विश्वसनीयता के कारण लोगों ने उनकी बातों को माना। और आज पूरे देश में अगर हम कह सकते हैं कि हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई है, परंतु लोगों के जीवन की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा काम मोदी जी के दूरदर्शी विवेकपूर्ण निर्णय के कारण हुआ है। उन्होंने पहले भी 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया था। कल वो आए, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज। लोगों को इसकी उम्मीद थी कि जो हमारी टोटल जीडीपी है वो जीडीपी का 10% उन्होंने दिया। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी वो करेंगे। जैसा गरीबों के लिए उन्होंने 5 किलो चावल 1 महीने का मुफ्त में देने का, 3 महीनों तक ये मिलेगा, 1 किलो दाल मुफ्त में मिलेगी, गैस के सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज की इन 2 महीनों में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों में एक भय का वातावरण कि हमें वापस इंडस्ट्री शुरू होगी कि नहीं, वापस कंस्ट्रक्शन के वर्क शुरू होंगे कि नहीं, और इसलिए लोग अपने कामों को छोड़कर भाग रहे थे। मुझे लगता है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर होने के बाद में बाजार में एक विश्वास का वातावरण बनेगा, लोगों का पलायन रुकेगा, लोगों के उद्योग, काम धंधे, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे, इंडस्ट्रीज शुरू होंगी। और जब ये सब चीजें शुरू होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री इसी बात का कि हमें आने वाले 3 महीने में हमें किस्त पटानी है उसका क्या होगा, बैंक का ब्याज पटाना है उसका क्या होगा, हमें इनकम टैक्स पटाना है उसका क्या होगा, हमें जीएसटी पटाना है उसका क्या होगा, हमें सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे कि 20 लाख करोड़। मैं आपको बीच में रोकता हूं ब्रजमोहन जी, क्योंकि आपने जितना कुछ भी कहा उसमें एक भी बात मुझे ये नहीं पता चली कि राहत में मिला क्या। आप प्रधानमंत्री जी का 20 लाख करोड़ का दावा कर रहे हैं, 1,70,000 करोड़ का आपने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके मोटे बिंदु आपको लेकर आता हूं। 1,70,000 करोड़ के अंतर्गत क्या दिया आपने? आपने दिया 84 करोड़ परिवारों को राशन। पहले से बजट के अंदर प्रावधान था, एक निश्चित राशि पे मिलता था। 1 रुपए किलो में चावल छत्तीसगढ़ की सरकार आपके समय की बनी योजना आज तक चल रही है। 35 रुपए में पूरे परिवार के लिए चावल मिलता था। 3 महीने के अंदर 105 रुपए की मदद है वो कुल, कि अब वो मुफ्त में मिल जाएगा, 105 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। देश के अंतर्गत भी केवल इतना ही हुआ। आपने किसान सम्मान निधि साल भर पहले घोषित कर दी, उसके अंतर्गत ये किस्त जो इस महीने मिलनी थी उसको अपने पैकेज का हिस्सा बना के प्रस्तुत कर दिया। ये खेल आपकी सरकार ने किया। मिला क्या? कुछ नहीं। कुल मिला के 1,70,000 करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो आपने पुराने मामलों से ही समेट दिया। दूसरी बात, दूसरा यह कहा गया कि अब तक तकरीबन हम 8 लाख करोड़ का पैकेज तो दे ही चुके हैं। 8 लाख करोड़ का आप स्वयं बोल रहे हैं कि लोगों को इंतजार था, मतलब वो 8 लाख करोड़ कहां चले गए किसी को पता नहीं चला, किसी की जिंदगी में पता नहीं चला। 12 लाख करोड़ के लिए इंतजार कर रहे थे। उसमें भी आज अगर निर्मला सीतारमण आई हैं तो समझ में नहीं आया मुझे कि ये सरकार है या साहूकार है। विपदा के दौर में कर्ज गांव का साहूकार भी देता है, विपदा के दौर में सरकार भी कह रही है कि हम भी कर्ज दे देंगे और ब्याज ले लेंगे। ना तो कर्ज ब्याज मुक्त है, ना ही मदद है। ब्रजमोहन जी, आप व्यापारी वर्ग को भी
बेहतरी से समझते हैं और मजदूर को भी रोशनी डालिए, क्या मिल गया देश को, क्या मिल गया उन मजदूरों को, क्या मिल गया उन उद्योगपतियों को जो उम्मीद के साथ में सरकार की ओर देख रहे थे। और समझना मुश्किल हो रहा है कि सरकार है या साहूकार, इस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए हिमांशु जी, आज पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था। उनको लगता था कि हमें बैंक का कर्ज तुरंत पटाना पड़ेगा, हमें इनकम टैक्स की किस्त पटानी पड़ेगी, हमें जीएसटी पटाना पड़ेगा, हमें बिजली का बिल पटाना पड़ेगा, और आने वाले समय पर बाजार उठेगा या नहीं उठेगा इसकी क्या स्थिति होगी। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये इसने एक विश्वास पैदा किया है, और इस विश्वास के कारण लोग अपने काम धंधों की तरफ आएंगे, वो काम शुरू करेंगे, मार्केट उठेगा, और आने वाले समय पर जो व्यापारी होता है वो कोई किसी का मोहताज नहीं होता है, वो तो चाहता है कि सरकार का सपोर्ट मिले। और सरकार ने जो सपोर्ट दिया है कि आज जो लघु उद्योग हैं उनको 5 करोड़ से 10 करोड़ की सीमा बढ़ाई है, जो छोटे उद्योग हैं, माइक्रो उद्योग हैं, उनकी सीमा बढ़ाई है, मीडियम उद्योगों की सीमा बढ़ाई है, 200 करोड़ तक के टेंडर जो हैं उनको कहा है कि उनको इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण, क्योंकि सरकार के पैसे से ही सरकार बाजार में दम आता है, और ये जो छूट दी गई है इससे जो अगर उद्योग उठेंगे, व्यापार चलेगा, अगर कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे, सरकार के टेंडर होना शुरू होंगे, बाजार में पैसा आएगा, तो अपने आप बाजार की स्थिति सुधरेगी। और इसके कारण जो हमारा गरीब तबका है वो रोजगार की चिंता में ही है कि आने वाले समय पर कब व्यापार खुलेगा, कब इंडस्ट्रीज खुलेगी, कब कंस्ट्रक्शन के काम खुलेंगे, कब रियल एस्टेट चालू होगा। इनमें एक विश्वास की भावना पैदा होगा, और ये विश्वास की भावना से ही पूरे देश में फिर से देश अपनी ताकत के ऊपर में खड़ा हो जाएगा। विश्वास की भावना पैदा हो रही है, यह दावा है ब्रजमोहन अग्रवाल जी का। हमारे साथ में टी एस सिंहदेव जी हैं। जनता का तो पता नहीं, पर एक सरकार के मुख्य किरदार हैं टी एस सिंहदेव जी। उनके अंदर कितना आत्मविश्वास आया है इस पैकेज से, उनकी सरकार के अंदर कितना विश्वास आया है, और जनता से जो कुछ समस्या उनके पास पहुंच रही है, कितने समाधान की उम्मीद सिंहदेव जी आप देख पाए हैं इन तमाम पैकेजेस के अंतर्गत, जिसमें तकरीबन 12 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हो चुका है सरकार के दावे के मुताबिक। अब 8 लाख करोड़ बाकी है, उस पर भी मैं जाऊंगा जब मैं सिसोदिया जी के साथ में होऊंगा और भारद्वाज जी के साथ में। पर आपसे जानना चाहता हूं, कितना विश्वास आपके अंदर आ गया, जनता की तो छोड़िए। हिमांशु जी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम जी। 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। जीडीपी का 10% बताया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी राशि होती है, और ये अगर अर्थव्यवस्था में डाली जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। जो प्रश्न अभी आ रहा है और जिस चीज को आपने भी पूछा, और मैं भी अपने तरीके से जिस बात को समझने की कोशिश करता हूं कि पैकेज अगर बैलेंस नहीं दिखता है तो क्या वो अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा पाएगा। एक तरफ आपने निर्माण के क्षेत्र के लिए कुछ राशियों को उपलब्ध कराया, एमएसएमई को चार्ज करने के लिए आपने 3 लाख करोड़ की बात कही है, वो उत्पादन कर लेंगे। कुछ और सेक्टर्स को आपने दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आपने कुछ राशियां दी हैं। इस प्रकार की सहूलियतें आपने दी हैं। आपने कहा है कि जो टेंडर हमने किया था उसके 6 महीने हमने बढ़ा दिए, और जगह आपने सहूलियतें दी हैं। एक काम अगर आपने किया, एक सेक्टर को अगर आपने देखा कि हम निर्माण करने की दिशा में, गुड्स के प्रोडक्शन की दिशा में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये सामान खरीदेगा कौन? मारुति की गाड़ी, अगर मैंने 1-2 बार और इस बात को कहा, मारुति की गाड़ी अगर बनाने के लिए आपने पैसे उपलब्ध करा दिए उद्योग सेक्टर को, तो खरीदने के लिए पैसे कहां आपने उपलब्ध कराए? कपड़े बनाने के लिए मैं एक एमएसएमई का उत्पादक हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे लिए आपने पैसे दे दिए, मैंने एक कपड़े बना लिए, मैंने उसका उत्पादन कर लिया। इसको खरीदने के लिए पैसे व्यवस्था में आए क्या? जो टीडीएस इत्यादि के रेट में कमी आई है, क्या वो पर्याप्त होगा कि जो आपने एमएसएमई सेक्टर में पैसे दिए हैं उससे बनने वाले उत्पादों का और पुराना जो स्टॉक था उसके उठाव के लिए पर्याप्त पैसे आ गए क्या? क्या ये समय नहीं था
कि ब्रॉड बेस्ड परचेसिंग पावर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ बात होती। क्या ये समय नहीं था कि हम किसानों के ऋण के संदर्भ में माफी का एक बड़ा पैकेज हम घोषणा करते, 1.5 करोड़ का ऋण मुक्ति का हम पैकेज घोषणा करते? क्या ये समय नहीं था उस दिशा में चार्ज करना था हमको, परचेसिंग पावर हमको जेबों को भारी करना था? तो ऐसे खरीदने वाले लोगों के पास पैसे पहुंचाने के लिए क्या हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा के एक रास्ता हमको नहीं दिखाना था? और जो लोग आपने बड़े दर्दनाक दृश्य दिखाए, ये लोग जो 3-3 हजार रुपए प्रति व्यक्ति, 4-4 हजार मेरे पास लोगों ने बताया कि जो राजनांदगांव उतरे, ट्रक का भाड़ा एक व्यक्ति 3,000 रुपए दे के आया है। जो थोड़ा दूर छत्तीसगढ़ के अंदर गए, उन्होंने मेरे को बताया कि 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति हम लोगों को लगा और वहां से गाड़ियों ने लाके हमको यहाँ पर छोड़ा। इनको चार्ज करने के लिए हमने कहाँ दिया? किसान को अगर हमने 6,000 रुपए दिए किसान सहायता योजना के माध्यम से, तो क्या वो ऋण पटाने में पैसे नहीं लग जाएंगे? वो खरीदेगा कहाँ से? मेरे बने हुए कपड़े को वो खरीदेगा कहाँ से? वो पैसा मुझे ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में, क्या ये समय नहीं था कि हम पेंशन की राशि जो वृद्ध वर्ग को हम देते हैं उसको बढ़ाने का पैकेज का एक हिस्से में हम बताते कि इतना हमने इसके लिए दिया? कोविड है, कोविड के संकट में 20 लाख करोड़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने केवल 15,000 करोड़ का उल्लेख सुना जी, और कुछ होगा तो मैं देख नहीं पाया। क्या ये समय नहीं था कि हम उस क्षेत्र को चार्ज करते, वहां पर लोगों को नौकरी में लगाने के लिए उनको तनख्वाह भी देते, तो वो सिस्टम में भी आता और वो सेवा भी देते लोगों की? क्या हमको 1-8 लाख करोड़ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए हमको नहीं ये 20 लाख करोड़ में देना चाहिए? तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूं, अगर 3% कहते तो उतना। लेकिन चलिए, आज की स्थिति में 1 लाख करोड़ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए चिन्हांकित करते, तो कोविड के समय में ये दिखता कि ये इन्वेस्टमेंट इस दिशा में हो रहा है। तो मेरे रिजर्वेशन उस हद तक हैं, 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, ये अर्थव्यवस्था में जाएगी। लेकिन तो मेरा कहीं ना आपको, कहीं मैं बीच में आपको रोकता हूं सिंघे साहब, मेरा आपसे जानना यह है सबसे पहले कि 20 लाख करोड़ का जो दावा है, क्या आप सरकार का हिस्सा होने के नाते इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हां वाकई 20 लाख करोड़ अलग से कोई पैकेज बना है, या केवल खबरों में चूंकि ये तुलना चल रही थी कि अमेरिका ने कितना किया, जापान ने कितना किया, जर्मनी ने कितना किया, तो वहां पर अपना आंकड़ा दिखाने के लिए एक फिगर दिखाना था, एक आंकड़ा दिखाना था, इसलिए 20 लाख को जोड़ जाड़ के बना दिया गया। जैसे मैंने 1,70,000 करोड़ के संदर्भ में हवाला दिया कि पुरानी योजनाएं थी, पुराने प्रावधान थे, उनका इस पैकेज से क्या वास्ता, लेकिन दर्शा दिया गया। और अभी भी पैकेज का मतलब क्या, कर्ज उपलब्ध कराना या राहत उपलब्ध कराना? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसे भी देश की जनता राहत के तौर पर देखे? मेरे से हिमांशु जी जी, कर्ज एक हिस्सा हुआ, किसको आपने कर्ज दिया? वही बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपने कर्ज दिया। उनको, उनके उत्पाद के को खरीदने वाले को कहां आपने चार्ज किया? जी, तो अगर आपने कर्ज दे दिया तो क्या एक और सेक्टर कर्ज में, तो ऐसा नहीं कि वो डूब जाएगा जी, या उसके बोझ में आ जाएगा? उन्होंने वो पैसे लगा दिए, वो सामग्री का उत्पाद कर दिया, उसको खरीदेंगे कैसे? जी। अगर अर्थव्यवस्था गिरी है तो कुल, अगर जीएसडीपी गिरा है, जीडीपी गिरा है, तो उसमें जो परचेसिंग कंज्यूमर की जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसके गिरने का बड़ा हिस्सा नहीं है जी, वो हमको साथ साथ चार्ज करना चाहिए। दोनों को गाड़ी के 2 चक्कों के रूप में मैं देख रहा हूं, दोनों चक्के चलेंगे तब तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलेगी। नहीं तो आपने बहुत सारे सामग्री को बनाने के लिए लोन भी दे दिया, व्यवस्था भी कर दी, सब कुछ कर दिया, उसको खरीदेगा कौन? वो बनी हुई सवाल है मारुति गाड़ी सिंह का कि उसको खरीदेगा कौन। मेरे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया साहब, आपसे मेरा थोड़ा अलग सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दौर में भी आपकी पार्टी और आपके नेता जनता की चिंता करेंगे या हेडलाइंस की चिंता करेंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, अनुभवी राजनेता हैं आप, लगातार जीत रहे हैं। जानना ये चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे, राष्ट्र के अंतर्गत उन्होंने 33 मिनट का संबोधन दिया
और 3 लाइन इस बात को कही कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। विस्तार से कल निर्मला सीतारमण जी बताएंगी। आज की हेडलाइन बन गई। आज निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने एक हिस्सा घोषित किया, अब वो कल फिर आएंगी और फिर घोषित करेंगी। यहां लोग सड़क पर मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, और आप खबरों की सुर्खियों में ये बताने के लिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जानना ये चाहता हूं कि क्या कल प्रधानमंत्री ये घोषणाएं नहीं कर सकते थे कि हम सब वर्ग को क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या आज निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री नहीं बता सकती थी कि क्या कुछ किस क्षेत्र के लिए हम कर रहे हैं? जैसा सवाल सिंहदेव जी अभी उठा रहे हैं कि उस क्षेत्र के लिए क्या है, हो सकता है कल हमें जवाब मिले। तो आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक मौकों पर भी जब आपकी पार्टी के तमाम नेता तमाम डिस्कशन में कहते हैं इस समय सियासत नहीं होनी चाहिए, और सिवाय सियासत के आप कर क्या रहे हैं, ये मेरा आपसे बुनियादी सवाल है। सब कोई सियासत नहीं हो रही है, संवेदनाओं का भी दौर है। जी जनता जूझ रही है जी देश के प्रधानमंत्री जी अगर नरेंद्र मोदी जी किसी विजन को लेकर के चल रहे हैं जी तो डॉक्टर साहब कल तक किसी को कल्पना भी नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था जी कि 20 करोड़ रुपया केस का कोई एक मॉडल तैयार होगा या एक व्यवस्था सुनिश्चित होने जा रही है। जी लैंड, लेबर और लिक्विडिटी में सुधार की आशा दिखाई देगी। मोदी जी के मामले में डॉक्टर साहब एक बात तो कहेंगे, जी संकट से उबरने का जबरदस्त क्षमता यदि किसी व्यक्तित्व में है जी वो आदरणीय मोदी जी में है। जी 21वीं सदी भारत को कैसे, भारत की 21वीं सदी के रेसिपी को देखना चाह रहे हैं, जी और उस दिशा में जब काम करने की स्थिति बन रही है डॉक्टर साहब, और इस बीच कोरोना जैसे वायरस ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है और हर व्यक्ति इसमें परेशान है, हर वर्ग इसमें परेशान है, हर शहर इसमें परेशान है। क्या वायु यात्राएं है, क्या सड़क यात्राएं है, क्या रेल यात्राएं है, क्या दीनहीन गरीब, क्या अमीर, सब इसकी चपेट में आए हैं। और जब आए हैं डॉक्टर साहब तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आपके माध्यम से अभी रूबरू हूं, जी और यदि प्रधानमंत्री ने इसको 5वां स्तंभ कहा है इस पैकेज को, जी तो मैं समझता हूं उसके पीछे उनकी जो दूरदर्शिता है, उसका जो विजन है डॉक्टर साहब, जी उसको लेकर के चल रहे हैं। और संकट के इस अवसर में देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। और डॉक्टर साहब ये हेडलाइन बनाने के हिसाब से बात नहीं है। अगर कल राष्ट्रगान संबोधन में ही ये बात कह दी जाती है कि कल सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री महोदया इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जी तो हेडलाइन या सारी उपलब्धि अपने ऊपर लेने को न लेकर के जो एक सिस्टम है डॉक्टर साहब, जी एक व्यवस्था है कि देश का प्रधानमंत्री एक आदेश जारी करेगा, एक विजन बताएगा, और देश का फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री उसको उस प्रकार से इंट्रोड्यूस करेंगे। आज यदि सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने सुनी होगी, बुद्धिजीवियों ने सुनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी लॉकडाउन में सब व्यक्ति घर पर बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो 4 बजे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखे आज पूरी देश दुनिया ने देख लिया। अरे सिसोदिया साहब, मेरे तो बुनियादी सवाल है, इतने लंबे की तो बात की जरूरत है। मेरा तो आपसे सवाल है कि बहुत अच्छी बात है, निर्मला सीतारमण को कहना था कल बगल में बिठा के ही कहलवा लेते, कल नहीं बिठवाया, आज सा पूरा पैकेज बता देते। ये तो बता दो, हर दिन 1 घंटे के लिए पूरे देश को अपने सामने बिठाने के लिए ही रह गए। लोग सड़क पर मर रहे हैं और आप टीवी पर और अखबारों में कैसे बने रहें इसकी योजना बना रहे हैं, ये लोगों का कहना है। आप जिम्मेदार नेता है, आपसे पूछ ले रहा हूं कि इसका कोई उत्तर है? लोगों का कहना है, ये आपकी टिप्पणी हो सकती है, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का विजन केंद्रीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करते, ये कल बिठा दिया जाता साथ के साथ में, जी तो प्रश्न चिन्ह तो ये भी लग जाता कि आज के आज में सब कुछ कैसे हो गया। ये तो बनावट है, ये तो दिखावट है, ये तो सजावट है, और ये तो प्री प्लान है। इसलिए कल के दिन प्रधानमंत्री जी आह्वान, अपील। और मैं कैप्टन अजय यादव जी के पास चलता हूं। अजय जी, आपने यशपाल सिसोदिया जी की सारी बात को सुना। मैंने जो सवाल उठाया उनका कहना है ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लोगों की नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये टिप्पणी मेरी गैर जायज है और ये केवल मेरी है या जनता की है? से बैठे हैं, आदमी को कम से कम थोड़ा टाइम लिमिट दो ना, ताकि सब, वरना एक अभी खत्म हो जाएगा आपका सारा, फिर हम क्या, आपके लिए पूरा समय। आप कैप्टन साहब बोलिए। देखो, मेरा एक स्पष्ट मेरा एक कहना है कि जनवरी के महीने में पहला केस आया था जी, और 12 फरवरी को
राहुल गांधी जी ने इनको आगे कर दिया था कि इस मामले को सीरियसली लें। जी उसके बावजूद भी इन्होंने नमस्ते ट्रंप का एक बहुत बड़ा आयोजन अहमदाबाद में किया। जी मेरा यह कहना है कि जनवरी से लेकर उसके बाद इन्होंने 15,000 करोड़ रुपया इन्होंने अनाउंस किया हेल्थ के पैकेज के लिए। जी यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। इन्होंने राहुल गांधी जी के मुताबिक जो उन्होंने प्लान दिया था उसके मुताबिक आज छत्तीसगढ़ का जो मामला है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा जी कि इन्होंने किस प्रकार से वहां टैकल किया। अगर पूरा देश को एक दिशा प्रदान करते जी और तभी हम सीरियसली इस बात को ले लेते। 15,000 करोड़ रुपए में से मुझे जो यहां पर मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, जी वो ये बता दें, ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं और लोग बैठे हैं, कि इन्होंने कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, जी कोई आइसोलेशन सेंटर बनाया हो, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया हो। आज अमेरिका के अंदर जो है 10 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन है जी और हमारे यहाँ लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। हम टेस्टिंग किट हम चाइना से लेके आ रहे हैं, वो खराब आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आज इन्होंने पैकेज कितने का अनाउंस किया? 20 लाख करोड़ का। जी कब किया वो? कल 12 मई को। जी। यानी 5 महीने तक आपने गरीब आदमी भूखा मर गया। जी अगर आप प्रवासी मजदूरों के लिए पैकेज शुरू में अनाउंस करते जी तो वो क्यों छोड़ के भागते? जी और अगर वो जा रहे थे, अब ट्रेन और आप गाड़ियां प्रदान कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए तभी उनको दे देते और वो ट्रेनों से अगर निकल जाते तो ये इस प्रकार की व्यवस्था क्यों होती? क्यों लोग पैदल जाते? लोगों के जिसके आदमी के पैर में छाले पड़ रहे हैं, अपनी माँ को गोदी में उठा के ले जा रहा है। आज प्रवासी मजदूर जो यहाँ मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, जी आज जो किसान हैं, उसको क्या मिला है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से? ये बताएं, किसान को हमने बोनस दिया दिया नहीं दिया? उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर उनको अंदर भाव दिया या नहीं दिया? जी इसके अलावा आपके मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है उसकी जी कैप्टन अजय यादव जी का संपर्क हमसे टूट गया है। मैं उनके पास दोबारा चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास मैं वापस चलता हूं। ब्रजमोहन जी, इस पैकेज के अंतर्गत कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, कई चीजें भी इसमें शामिल हुई हैं, जिसके अंतर्गत है कि बिजली कंपनियों को तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। बड़े स्तर पर यह मांग चल रही है उपभोक्ताओं के स्तर पर ब्रजमोहन जी, कि इस दौरान जो लॉकडाउन रहा, हमारी फैक्ट्रियां चली नहीं, हमारे कारखाने चले नहीं, हमारी दुकानें खुली नहीं, और इसलिए उनके संदर्भ में पैकेज दिया जाए, उनके बिजली बिलों के संदर्भ में फिक्स चार्जेस को माफ किया जाए। क्या उम्मीद कर सकते हैं अब कि ये जो बिजली कंपनियों को पैकेज मिल रहा है, इसका लाभ उस वर्ग तक पहुंचेगा जिसे इसकी जरूरत थी? जी ब्रजमोहन जी। देखिए हिमांशु जी, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये संजीवनी है। जी आप अगर कहेंगे कि बेकार है तो आपके कहने से थोड़ी होने वाला है। जी 50,000 करोड़ का फायदा टीडीएस के 25%, 50,000 करोड़ का फायदा टीडीएस के 25% कम किया गया। किसको फायदा मिलने वाला है? जी टीडीएस का फायदा मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास से लेकर हर वर्ग को मिलने वाला है। जी 30,000 करोड़ जो है एनबीएफसी स्कीम के अंतर्गत कंपनियों को दिया जा रहा है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है? जी 90,000 करोड़ का फायदा विद्युत वितरण कंपनियों को मिलने वाला है। 3 लाख करोड़ का फायदा बिना गारंटी के एसएमएसई यूनिट को मिलेगा। जी ठेकेदारों के लिए जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, सबके लिए छूट दी गई है। जी तो आखिर मार्केट में, मैं टीएस सिंहदेव जी को सुन रहा था, जी। मार्केट में पैसा आएगा कहां से? मारुति कंपनी के लोग ही, अगर मारुति कंपनी को पैसा मिलता है तो वहां काम करने वाले कर्मचारी ही मारुति खरीदेंगे। जी बाजार में पैसा उद्योगों के थ्रू आता है, बाजार में पैसा सड़क बनती है उससे आता है, बाजार में पैसा बिल्डिंगें बनती है उसके थ्रू आता है, बाजार में पैसा जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो पैसा बाजार में आता है, किसान को भी पैसा मिलता है। जी। आज किसान के बच्चे पढ़ लिख कर
बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट हैं। जी। तो आज खाली ऐसा नहीं है। और हमारे मजदूर को अगर इंडस्ट्री चलेगी, मजदूर के पास में पैसा होगा तो उसको भीख नहीं चाहिए, वो मेहनत करके पैसा कमाना जानता है। और इसके लिए एक वातावरण पिछले 2 महीने में जो लोगों में एक भय का वातावरण बना था, उसको दूर कर कर अब पूरी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार केंद्र की सरकार लोगों को हिम्मत देने का काम कर रही है, ये राज्य सरकारों का भी तो काम है। जी। जो राज्य की सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें भी अपने यहाँ के लोगों के लिए काम करें। तो राज्य सरकारें तो कोई काम नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारों को भी पैकेज देने की स्थिति होना चाहिए। राज्य सरकारों को भी पैकेज देने की स्थिति होनी चाहिए। ब्रजमोहन जी का कहना है। कैप्टन अजय यादव जी से मेरा संपर्क टूटा था। मैं एक बार फिर कैप्टन अजय यादव जी के पास चलूंगा, फिर सिंहदेव जी के पास आऊंगा। कैप्टन साहब, इस जो पैकेज है, हम एक बार उस पर केंद्रित करते हैं अपनी बातचीत को। इस पैकेज के कुछ प्रावधानों का उल्लेख अभी ब्रजमोहन जी ने भी किया, आपने भी उस पैकेज को देखा है। उसके अंदर टीडीएस के संदर्भ में छूट है, इनकम टैक्स नवंबर तक डालने के संदर्भ में छूट है, ईपीएफ के संदर्भ में कंट्रीब्यूशन की छूट है। इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? आप तो वित्त मंत्री भी रहे हैं, विद्युत मंत्री भी रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे पैकेज को? और ब्रजमोहन जी जो ये दावा कर रहे हैं कि इसके कारण से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जी। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा है जी कि आप मुझे बता दीजिए, टीडीएस में क्या गरीब आदमी का कौन सा टीडीएस कटता है? जी। जो आदमी सड़कों पे घूम रहा है, जिसका बर्तन खाली पड़े, उसका कहां टीडीएस कटता है? जी। आप कहते हैं कि हमने ऊर्जा विभाग को अपने बहुत कुछ दे दिया। अरे मजदूर है कहां? मुंबई खाली हो गया, दिल्ली खाली हो गया, अहमदाबाद खाली हो गया, मजदूर कहां से लेके आएंगे आप? जी। मजदूर तो चले गए, अपने बिहार चले गए, यूपी चले गए, वहां चले गए। आपने उनको रोकने के लिए, उनके लिए, उनको संसाधन देने के लिए, उनको खाने पीने की जगह देने के लिए, उनका किराए के लिए, उनके रहने के लिए आपने क्या किया? जी। आपने तो केवल सुर्खियां बटोरने का काम किया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या ऐसा हादसा हो सकता है कि एक परिवार तबाह हो गया हो, जी। गाड़ियों से कुचल दिए गए वो लोग, और मजदूर का बर्तन आज भी खाली पड़ा हुआ है? जी। छोटा व्यापारी जो है वो मिट्टी में मिल गया है। जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सुर्खियां मत बटोरो, जी। कंक्रीट मुझे हमें चाहिए कि आप व्यापारी को कितना उसकी जेब में, आप इन्होंने कह रहे हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपया दिया, 130 करोड़ से डिवाइड करो, 15,000 रुपए एक व्यक्ति के खाते में जाता है। जी। मैं कहता हूं उसमें से 15,000 में से 5,000 रुपए आप किसी के खाते में देंगे, क्या करेंगे? ताकि वो उसमें परचेसिंग पावर तभी तो होगी गरीब आदमी में, जी। जब उसकी जेब में आप पैसे डालेंगे। 500 रुपए से क्या घर का खर्चा चलेगा? जी। उसका जवाब दे मेरे को। उसका जवाब मिले। यशपाल जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। कैप्टन अजय यादव जी जमीनी नेता हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। उनका प्रश्न जिस बात पर है, मैं उसे पे आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं और जरूरत किसकी है? जो सड़क पर है, जो लाचार है, जो बेबस है, जो मजदूर है, जो मजबूर है। आपके इस पूरे पैकेज में वो नदारत दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। वो पूछ रहे हैं कि उसके हाथ में आपने क्या दिया? इतनी बड़ी घोषणाएं आज भी की, उसे क्या मिला? आप बता सकते हैं जो प्रश्न कैप्टन अजय यादव ने उठाए हैं? जी यशपाल जी। बहुत विद्वान है, बहुत वरिष्ठ है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी यह रोना नहीं रोया है डॉक्टर साहब जी। 85% की राशि तो चली जाती भ्रष्टाचार में और 15% ही पहुंच पाता है। जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ के कारण से डॉक्टर साहब, राजनीति मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? अरे कैप्टन साहब, आप इतने मर्यादित व्यक्ति हैं कैप्टन अजय यादव जी। यशपाल जी जवाब दे रहे हैं, उसे सुनिए धैर्यपूर्वक। जनता फैसला करेगी ना क्या सही क्या गलत। आप जैसा व्यक्ति इतना उत्तेजित होगा तो यशपाल जी वगैरह क्या संदेश लेंगे? थोड़ा धैर्यपूर्वक तो रहिए, ऐसा भी क्या नाराजगी? जी यशपाल जी। तो योजना किसकी है? किसानों को सम्मान निधि किसकी है? जी। गरीब मजदूर को लाने का काम किसने किया है? चने की दाल देने का काम कौन कर रहा है? दिव्यांगों को पेंशन कौन दे रहा है? मजदूरों को सीधे खाते में पैसा कौन दे रहा है?
ये जो अभी जो आपत्ति है, जो आपदा का है, इसका प्रबंधन यदि कुशलता से कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब। और यशपाल जी, मैं आपको रोकता हूं इस दावे दावे के संदर्भ में। अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित था तो ये जो हजारों हजार की भीड़ नंगे पैर सड़कों पर पूरे देश में दिख रही है, अगर आपने इतना कुशल व्यवस्था की, उतना कुशल प्रबंधन किया, हर मजदूर की इतनी ज्यादा चिंता की, तो उन लोगों का दिमाग खराब था जो 800-800 किलोमीटर पैदल चल दिए। उन लोगों का दिमाग खराब था कि 3-3 हजार किलोमीटर तक की दूरी तय कर लिए। उन लोगों की बुद्धि खराब हुई थी कि रेल के अंदर कटके भर गए। क्या कह रहे हैं यशपाल जी? डॉक्टर साहब अगर है तो मजदूर को लाने का काम भी राज्य की सरकार कर रही है। जी। भारत की सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करके माननीय अमित शाह जी ने डूब गए कि जो सरकार है और हमने 35-35 हजार 40-40 हजार मजदूर जो हमारे फंसे पड़े थे तो राज्यों को लाने का काम किया है डॉक्टर साहब। लोगों को लाने का काम किया है, ये कहना है यशपाल जी का। लेकिन मैं एक बार फिर टीएस सिंहदेव जी के पास चलता हूं। सिंहदेव साहब, बुनियादी बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो पैकेज है, क्या ये पैकेज की ही उम्मीद देश को, उद्योगपतियों को, मजदूरों को, किसानों को, कर्मचारियों को थी, जिस स्वरूप में ये पैकेज व्यक्त किया जा रहा है? क्योंकि तकरीबन 60% पैकेज सामने आ चुका है। 12 लाख करोड़ का पैकेज सामने आ चुका है, 8 लाख करोड़ ही बचा है। मैं फिर बुनियादी बिंदुओं पर आपसे विचार जानना चाहता हूं कि क्या ये उस वंचित वर्ग को संबोधित कर रहा है जो हमारा विचार सूत्र था कि आप कोई भी कदम उठाते हैं तो सबसे पहले उसके संदर्भ में विचार कीजिए जो सबसे ज्यादा वंचित है। क्या इस पैकेज से आप वो उम्मीद कर रहे हैं? एक सवाल। और दूसरा, जो ब्रजमोहन जी ने कहा कि केंद्र को लेकर सवाल उठाना बहुत आसान है, पर राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं? आप भी एक सरकार का हिस्सा हैं, आपने क्या कुछ ऐसा कर दिया जिससे वंचित वर्ग के हिस्से में राहत की कुछ किरण आई हो, कुछ उम्मीद आई हो? हिमांशु जी, पहले अपनी बात कह लेता हूं सरकार की ओर से, जिसके लिए ब्रिजमोहन जी ने पूछा जी। तो जिस व्यक्ति को काम के लिए गरज होती है सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं कि आज का जो मजदूरी का आंकड़ा आया है छत्तीसगढ़ में, वो 23,91,000 लोग आज मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं। एक, मैं नहीं कह रहा कि कोई बड़ी बात इसको लीजिएगा, हालांकि बहुत बड़ी बात इसलिए है कि आज तक छत्तीसगढ़ में किसी भी दिन आज तक जब से मनरेगा खुला है 14 लाख से ज्यादा मजदूर एक दिन में काम नहीं किए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस वर्ग को, जिसको खूब अपना पसीना बहा के घर चलाने के लिए श्रम देना होता है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्राथमिकता दिया। शुरू में आपने अभी बताया 2500 रुपए धान के भाव को देने की पहल किसने की? इसी छत्तीसगढ़ की सरकार में। वो पहुंचाना है, मैं ब्रिजमोहन जी कहेंगे उसके पहले ही जोड़ देता हूं कि वो पैसा पहुंचाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस दिशा में सोचा। अभी जो घोषणा हो रही है, जिसकी किस्त के रूप में, 4 किस्त के रूप में हो सकता है ये पैकेज आएगा, राजीव जी के 21 तारीख को राजीव जी के नाम से जो योजना चालू होने वाली है, ये किसके लिए है? जी। देश की आबादी का कितना प्रतिशत कहां रहता है, किस वर्ग का है, क्या काम करता है? क्या 60-65% देश की आबादी गांव में नहीं रहती? जी। छत्तीसगढ़ की 75% आबादी गांव में नहीं रहती। जी। हमने इस देश की 60 से 65% गांव की आबादी के लिए 20 लाख करोड़ में हमने कितना देखा? जी। इसमें मजदूर हैं, इसमें किसान हैं, हमने इसमें से कितना देखा? जी। मिडिल क्लास के लिए भी अगर हमने रिलीफ दी तो नाम की रिलीफ दी है, हमने उनके इनकम जनरेशन के लिए अभी क्या बात की? हमने उत्पाद के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था, एमएसएमई को हमने राशि उपलब्ध कराई, तो लोन दिया कि आप काम करो। जी। उसको खरीदने के लिए जो मध्यम वर्ग हमारा है, गांव के लोगों को हम छोड़ दें, अभी 60%, 65% देश की आबादी, 25 से 30, 35%, 25%, 30% हम ले लें कि हमारा मध्यम वर्ग है, इनके पास कौन सा पैसा हाथ में गया? सोनिया जी ने जिस बात को कहा था कि 7,500 रुपया आप एक पैकेज दीजिए, न्याय के नाम पे दीजिए, किसी नाम पे दीजिए, वो पैसा क्या था? अगर 25 करोड़ आपके परिवार हिंदुस्तान के हैं, 25 करोड़ परिवार को 1,000 रुपए आप देते हैं अगर, तो 25,000 करोड़ रुपया हुआ। जी।
आप 10,000 करोड़ देते हैं तो 2.5 लाख करोड़ हुआ। जी ये 25,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ के बीच में आपने कितनी राशि हमारे देश के नागरिकों को दी कि वो एमएसएमई के माध्यम से बनने वाले उत्पादन को खरीद सकें? जी ये दिखना चाहिए था। मेरी निराशा इस बात की है कि 20 लाख करोड़ में पहला चीज, राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए जिनकी घोषणाएं पहले ही हो चुकी है। नहीं तो हम बजटों को गिनाने लगेंगे कि उतना पैसा हमने उसमें दिया, उतना पैसा हमने उसमें दिया। जो आज हम देने वाले हैं, जो दे चुके हैं वो नहीं, आज जो हम देने वाले हैं अब आने वाले दिनों में, जो मजदूर चल के आ रहे हैं उनके खाने के लिए हमने कितना राज्यों को दिया कि हर राज्य को इतना हम पैसा दे रहे हैं मजदूरों को खाना आप खिलाना, कितना पैसा दिया उसमें नहीं दिख रहा। तो ये मेरी निराशा है कि टारगेटेड वर्ग जिसको देना था, मैंने पेंशनर की बात की, वृद्धा पेंशन आपने कितना बढ़ाया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितना बनाया, दिव्यांग पेंशन आपने कितना बढ़ाया, विधवा पेंशन आपने, ये आखिरी समाज का जो आखिरी वर्ग है जिसको आप नाम का पेंशन दे रहे हैं, 350 रुपया दे रहे हैं जी, कितना आपने बढ़ाया, कितना जो वंचित वर्ग है उसको आपने क्या दिया? ये सवाल है टीएस सिंहदेव जी का। हालांकि मैं उनसे एक और सवाल पूछता हूं, फिर मेरे साथ सुरेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ नेता हैं। पर मेरा सिंहदेव जी आपसे जानना यह, आप सोनिया गांधी जी का हवाला सब लोग दे रहे हैं, कांग्रेस के जितने नेता हैं, कि उन्होंने कहा कि 7,500 रुपए हर एक के खाते में दें। केंद्र सरकार से कहने का तो उनका आग्रह बनता है, पर आपकी सरकारों को तो वो आदेश दे सकती हैं। आपकी सरकारों ने कितना पैसा दे दिया मजदूरों के लिए? एक चिट्ठी लिखी थी रमन सिंह जी, ब्रजमोहन जी और बाकी नेताओं ने कि कम से कम 1,000 रुपया तो मजदूरों को दे दिए, उस पर भी आप मौन साध कर बैठे हैं और सवाल केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं। कैसे लोग भरोसा करें कि किस सरकार ने, किसने हमारे संदर्भ में ध्यान दे लिया? हिमांशु जी, जितने 1,000 करोड़ रुपए गए छत्तीसगढ़ की आबादी को अगर आप देख लें तो 3 करोड़ की आबादी को क्या 5,000 करोड़ रुपए धान के रूप में अतिरिक्त पैसे देने की बात इस सरकार ने नहीं किया है जी। कितना कितना रुपया हो गया उसको आप देख लें। मनरेगा की राशि को आप देख लें, कितने 1,000 करोड़ रुपए हो गए 3 करोड़ की आबादी के। आपने, मैंने बताया कि करीब 25 लाख, मान लीजिए 25 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, क्या इनके खाते में 1,000? मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आपने अभी हवाला दिया था कि जो पहले घोषित हो रखा है उसका हवाला नए पैकेज में ना दिया जाए, और जब मैंने सवाल किया तो आप पुराने प्रावधानों को ही मुझे बताने लगे। 5,000 करोड़ आपका पहले का प्रावधान है, मनरेगा के संदर्भ में व्यवस्थाएं पहले की हैं, लेकिन नए के संदर्भ में लोगों को उम्मीद है। लेकिन बहरहाल मैं हिमाचल से हमारे साथ में जुड़े हैं सुरेश भारद्वाज जी, और उनसे जानना चाहूंगा। सुरेश जी, लगातार सवाल इस बात पर हमारी चर्चा में उठ रहा है कि जो वाकई जरूरतमंद वर्ग है, इतने लंबे चौड़े पैकेज में वह व्यक्ति अभी भी स्पर्श नहीं हो रहा है, उस वंचित वर्ग के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी इस चर्चा में बहुत लेट शामिल हुआ हूं और अभी तक क्या चर्चा चली है मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है जी। लेकिन हम ये बात तो देख रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण जिस प्रकार से हाहाकार मचा है जी, हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता का देश है जी, इसमें अगर एक सुनियोजित ढंग से जो व्यवस्था ना की होती जी, और एक नेतृत्व की अपील जनता तक ना होती तो शायद इस प्रकार से अनुशासित और नियमित लॉकडाउन की जो है वो कंडीशंस जो है वो हो ना पाती जी। ये ठीक है कि बहुत कुछ इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। जब एकदम से लॉकडाउन घोषित होगा, महामारी होगी, तो उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें भी आएंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन उसमें सबका जो है वो मैं समझता हूँ कि मिला जुला हुआ काम है, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, हर एक को, चाहे वो विरोधी दल हैं या सत्ताधारी दल हैं, सबको मिलजुल करके इस महामारी का जो है वो सामना करना है। उसमें प्रदेश सरकारों को अपनी भूमिका निभानी है। प्रदेश सरकारें, अब हम पिछले 2 महीने से, हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, हमने मजदूरों को स्वयं जो हमारा कंस्ट्रक्शन बोर्ड है उससे दूसरी किस्त 2-2 हजार रुपए की दी है, जिसमें मनरेगा के भी मजदूर शामिल हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी शामिल हैं। इसी प्रकार से हमने
जो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल का हिमाचल प्रदेश से जो है वो एशिया में सबसे बड़ा जो है वो हब है जी यहाँ से जो कोरोना वायरस के लिए भी जो भी आज दवाई मांगी जा रही है, जो जी। मलेरिया की दवाई है बेसिकली, वो भी हिमाचल में बनती है। जी। लेकिन उस इंडस्ट्री को भी हमने बिजली में और उसमें जो है वो अपने जो दूसरे उनके मजदूरों का आने जाने का काम है उसमें सरकार ने मदद की है। तो इसलिए प्रदेश सरकारों को भी अपनी भूमिका निभानी है, केंद्र सरकार भी अपनी भूमिका निभा रहा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है भारद्वाज साहब, जो आज का पैकेज है, हमारी बातचीत पूरी इसी पे केंद्रित है कि ये कितना लाभप्रद रहेगा देश को निराशा से उबारने के लिए। इसमें एमएसएमई के संदर्भ में कई प्रावधान किए गए, उनमें से एक बड़ा प्रावधान जो किया गया है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के संदर्भ में जो दायरा था 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, उसे बढ़ा के 10 करोड़, 20 करोड़ और 100 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। आपसे जानना चाहता हूं कि इससे क्या कुछ बदल जाएगा, इस पर रोशनी डालेंगे, सरकार का हिस्सा हैं आप। जी देखिए, आज जो है वो लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल शिथिल हो गई है जी, उसकी रिवाइवल के लिए जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है जी, और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी सबसे ज्यादा वो एमएसएमई में होती है। जी, छोटे उद्योग होते हैं, अगर उनका दायरा बढ़ेगा, जैसे जो है वो अब 1 करोड़ की जगह जो है वो माइक्रो 2 करोड़ कर दिया है जी। या 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर दिया है, जी। तो उससे जो है वो पैसा भी जो है वो उसमें होगा, निवेश होगा और उससे काम की गति बढ़ेगी और मजदूरों को उसमें काम भी मिल पाएगा। तो इसलिए जो ये, क्योंकि गति जो है वो केवल मात्र हम मजदूरों को राशन जो है बांटते रहें, जी, वो एक सीमा तक बांटी जा सकती है जो सारा समाज और प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार कर रही है। जी। लेकिन इकोनॉमिक तो तब बढ़ेगी जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे या आप जो इंडस्ट्री अभी चल रही है और सुप्त अवस्था में चली गई है उसको रिवाइव करने के लिए जो है वो कुछ यत्न करेंगे। उस दृष्टि से जो आज वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है, पर्टिकुलरली एमएसएमई के क्षेत्र में किया है, रेरा के क्षेत्र में किया है, ऐसे बहुत सारे जो है वो क्षेत्र हैं, उसमें जो है वो अपने जो है वो पंप होगा पैसा और निवेश होगा, तो निश्चित रूप से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, मजदूरों को भी काम मिलेगा, बाकी लोगों को भी काम मिलेगा और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जी। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो आज दुनिया में चीन के खिलाफ जो एक वातावरण बन रहा है, जिस प्रकार से जो है वो वहां से रैपिड टेस्टिंग किट आई और वो सारी बंद करनी पड़ी, खराब किस्म की या गलत रैपिड टेस्टिंग किट दी, क्या बाकी चीजों में भी बहुत सारे देशों में उससे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां से बदलते हैं हिंदुस्तान की ओर, इंडस्ट्री में हम उनको कोई सहूलियत देते हैं, तभी तो हिंदुस्तान को वो जो है वो अट्रैक्ट करेंगे हम लोग बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को जो है वो इस प्रकार से जो राहत दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूं कि वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो है एक मील का पत्थर जो है साबित हो सकती है। मील का पत्थर मानते हैं सूरज भारद्वाज जी, लेकिन यशपाल जी मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ और प्रावधान भी हैं। इसमें बात हो रही है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए और उसके मद्देनजर इस पैकेज में एक और कमाल की चीज गई, वो ये कहा गया कि कंपनियां अब कर्मचारियों के पीएफ में जो 12% का अंशदान थी उसे घटाकर मात्र 10% कर सकती हैं। मजदूरों के लिए सहूलियत बढ़ाने की बात हो रही है, मजदूरों को ज्यादा सुरक्षा देने की बात हो रही है। कदम एक एक करके मजदूरों के खिलाफ उठ रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा है। या पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन था, इसमें जो कमी है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये मजदूरों के संदर्भ में जो एक भविष्य की सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ है? अगर भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कर्मचारियों की जहां तक बात करें, इंश्योरेंस बढ़ाया गया है, हेल्थ वर्कर्स का 50 लाख तक का बीमा इसमें शामिल किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो जो कार्य योजना बनी है डॉक्टर साहब, वो इसका चिंतन जो किया गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से विधायक होता हूं। एक आफत और आपदा के समय संबल देने को लेकर के, चाहे वो इनकम टैक्स वाले पेयर हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो वृद्धजन हो, चाहे वो किसान हो, अभी हालात ये है डॉक्टर साहब कि इस हालात में सब हताहत हैं
और जी। उनको लेकर के कोई कमी पेशी अगर डॉक्टर साहब होगी तो निश्चित से उसको भी दूर किया जाएगा। जी। आज यदि आप कल्पना करें कि जहां पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने को लेकर के, और अगर डॉक्टर साहब एक बात होती है, कल जब हम पटरी पर आएंगे, जी। कल जब ये महीने 2 महीने के बाद व्यवस्था साधारण रूप से मार्केट में आएगी, बाजार भी खुलेंगे, कारोबार भी होगा, किसान खेत पर भी जाएगा, तब ये सारी चीजें माइलस्टोन बनेगी डॉक्टर साहब, मील का पत्थर बनेगी। और आने वाले समय में जो कमियां आप बता रहे हैं उन कमियों को भी दूर करने का साहस यदि किसी में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है डॉक्टर साहब। और जो कमियां खामियां आप बता रहे हैं उसको निश्चित रूप से हर क्षेत्र में पूरा किया जाएगा। मजदूरी का मामले को भी लेकर अगर आप डॉक्टर साहब देखेंगे तो 202 रुपए प्रतिदिन प्रति दिवस मनरेगा की राशि में इजाफा कर दिया गया है। और आदरणीय सिंहदेव जी बता रहे थे, दिव्यांग का मामला हो, वृद्धजनों का मामला हो, कल्याणी का मामला हो, 3 करोड़ लोग डॉक्टर साहब इसमें लाभान्वित किए गए हैं 1000 रुपए की उनको राहत राशि दे करके। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल जिसका प्रश्न अनुत्तरित रह गया था, ब्रजमोहन जी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, हालांकि मैं आखिरी बातचीत के लिए उन्हीं के पास जाऊंगा। मैंने उनसे पूछा था कि 90,000 करोड़ रुपए देश भर की बिजली कंपनियों को देने का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है, और आपके पास में भी कई व्यापारी आए होंगे इस बात को लेकर कि पिछले 1.5 महीने से काम धंधा बंद था, उद्योग धंधे बंद थे, दुकानें बंद थी, कम से कम बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज जो है वो तो कम से कम ना लें। क्या बतौर जनप्रतिनिधि आप इस बात की आपत्ति नहीं, सारी सरकारों के संदर्भ में आपसे पूछ लेता हूं कि अब जब इतनी बड़ी मदद पैकेज के तहत मिल रही है बिजली कंपनियों को, तो इन व्यापारियों की, इन उद्योगपतियों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए? जी यशपाल जी। नहीं डॉक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लॉकडाउन के अंतर्गत 10-10, 12-12 घंटे तक जिनके शटर बंद रहे हैं, जिन व्यापारी व्यवसायियों ने अपना ताला तक नहीं खोला, और मैंने तो खुद ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी से इस बात को लेकर के मांग करी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हूं, तो यदि अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब आपका प्रश्न बहुत मौजूद है वर्तमान समय में। और विद्युत कंपनियों को इस बात को लेकर के रिलीफ राहत दी जा रही है कि कल वही कंपनियां आगे चल करके उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं मदद करे। और मैंने स्वयं अपना स्टेटमेंट जारी किया है, उनको अभी एवरेज बिल, औसत बिल की बजाय एक्चुअल बिल देना चाहिए, वास्तविक बिल देना चाहिए। और अगर आप वास्तविक बिल देखेंगे तो डॉक्टर साहब इस लॉकडाउन कहते हैं, कर्फ्यू कहते हैं, इसके दौरान किसी भी व्यापारी ने जाकर के अपनी संस्थान का ताला नहीं खोला डॉक्टर साहब। और जब ताला ही नहीं खोला है, उसका ना एक बल्ब जला है ना एक पंखा जला है, ऐसी स्थिति में उसको रिलीफ दिए जाने के लिए हम चाहेंगे कि उसकी मदद आपके इस प्रश्न के माध्यम से सारे राज्यों की सरकारें करें। अकेला मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है डॉक्टर साहब, अकेले मंदसौर का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। मैं आभारी हूं आपका यशपाल जी सत्य को स्वीकारने के लिए। और मैं अब बातचीत के लिए ब्रजमोहन जी का रुख करता हूं। ब्रजमोहन जी, आपसे पूछने के लिए मेरे पास 2-3 सवाल हैं जो इस पैकेज का हिस्सा है। इस पैकेज में एक प्रावधान यह किया गया है कि 200 करोड़ तक के टेंडर अब ग्लोबल नहीं होंगे। ऐसा लगभग कोई विभाग है नहीं जो आपने संभाला नहीं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में। आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस प्रावधान को रखने से क्या कुछ बदलेगा व्यापारिक क्षेत्र में? जी जी इससे बहुत बदलेगा हिमांशु जी, क्योंकि जो स्टेट के लोग हैं वही उसमें छोटे टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले छोटे छोटे टेंडर भी नए प्रावधान के अंदर ई टेंडरिंग के माध्यम से, और बाहर के लोग, पूरे देश के लोग आते थे, विदेशों के लोग भी आते थे। और इससे ये होगा कि उसी प्रदेश के लोग और देश के अंदर के लोग टेंडर लेंगे, तो जो पैसा विदेशों में चला जाता था, दूसरे राज्यों में चला जाता था जी, वो पैसा हमारे स्टेट में ही रहेगा, हमारे देश में ही रहेगा, और उससे हमारी इकोनॉमी रीजनरेट होगी। और इसलिए 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर आज के समय पर, तो राज्यों में 200 करोड़ के टेंडर बहुत 2-4-5 होते हैं जी। ये बहुत बड़ा काम है कि इसके माध्यम, परंतु राज्य सरकारों को भी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राज्य सरकारों को अपने राज्य के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए इस समय कुछ पैकेज देने चाहिए। अब छत्तीसगढ़ राज्य में
लगभग 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, परंतु उसके बाद भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए भी खर्च छत्तीसगढ़ राज्य ने नहीं किया है जी। खाली अगर हम ये कहेंगे तो डीएमएफ फंड में 800 करोड़ रुपए उपलब्ध है जी। हमारे जो आपदा प्रबंधन है उसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्ध है जी। श्रम कल्याण जो असंगठित श्रमिक है उसके अंतर्गत 350 करोड़ रुपए उपलब्ध है। ब्रजमोहन जी लगातार बात ये उठा रहे हैं कि केंद्र की मदद तो आपदा ठीक है, पर प्रबंधन में राज्यों 216 को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन मैं अब आखिरी सवाल के लिए ब्रजमोहन जी आपसे और रुक कर रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि ये किश्त दर किश्त जो पैकेज घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के आप दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है। मौजूदा परिस्थितियों में किस्तवार पैकेज को आप कितना सही मानते हैं, या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पैकेज एक बार में पूरी तरीके से अव्यक्त होना चाहिए? जी जी देखिए, आपका कहना सही है। लोगों को केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकारें तो अपने दायित्वों का निर्वहन जिस प्रकार करना चाहिए नहीं कर रही हैं, और केंद्र सरकार से लोगों को उम्मीद है और केंद्र सरकार के ऊपर में लोगों को विश्वास है। मोदी जी के ऊपर में फेथ है कि उनकी एक आवाज के ऊपर में पूरा देश घंटियां बजाता है, पूरा देश जो है वो सड़कों पे आ जाता है, पूरा देश उनके कहने पर लॉकडाउन में चला जाता है। और इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई छोटा पैकेज नहीं है, ये बहुत बड़ा पैकेज है जी। और केंद्र सरकार के सामने भी पूरे कैलकुलेशंस, जैसे राज्य सरकारों की स्थिति, केंद्र सरकार के सामने भी उनको जीएसटी की कमी आएगी, इनकम टैक्स की कमी आएगी, एक्साइज की कमी आएगी। और उन परिस्थितियों में किस प्रकार से किन किन चीजों को, क्योंकि इन सब चीजों के रिजल्ट कोई सटीक होंगे ऐसा नहीं होता है, ये अनुमानित होते हैं। और अनुमानित होने के कारण धीरे धीरे कर लोगों को अगर एक साथ हम डोज दे देंगे तो मुझे लगता है उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, इस बात की आवश्यकता है। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के हैं तो सबकी चिंता करेंगे और इस देश को फिर से अर्थव्यवस्था को ऊपर लाकर, और देश के चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबकी चिंता कर फिर से देश को एक बार वो पूरे विश्व में बराबरी की स्थिति में लेकर आएंगे। कोरोना संकट को हम जीत पाएंगे। कोरोना संकट को हम जीत पाएंगे, यह भरोसा है ब्रजमोहन अग्रवाल जी का। लगभग पूरा पैनल इस बात पर एक राय है कि वर्तमान में हर वर्ग को कुछ ना कुछ मदद दिए जाने की जरूरत है। अब तक जो मदद मिली है उसमें मजदूर, श्रमिक वर्ग के संदर्भ में जो कुछ मिलना है उसके लिए अभी भी इंतजार है। लेकिन चूंकि पैकेज पूरी तरीके से आया नहीं है, इसलिए उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का, और आज का शेर हमारा मजदूरों को ही समर्पित है, क्योंकि अभी तक उनके संदर्भ में स्पष्ट घोषणा आई नहीं है। तो ये शेर ये कहता है कि ना किसी को कदर मेरी, ना किसी की फिक्र में हूं, कि ना किसी को कदर मेरी, ना किसी की फिक्र में हूं, पल पल तकती राहों को मैं बस तेरी नजर में हूं, या पैरों पर या कांधों पर आऊंगा ये वादा है मां, मैं गरीब हूं अभी तो बस सफर में हूं। तो ये जो मजदूरों का सफर है दर्द भरा, उम्मीद है जो कुछ भी पैकेज घोषित किए जा रहे हैं उनमें उद्योगों को क्या मिलेगा, उद्योगपतियों को क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, उन सबके संदर्भ में अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस समय राहत पहुंचाने की उनके संदर्भ में है जो सड़क पर है और जिसके हाथ में ना तो काम है और ना ही पेट में अन्न है। उम्मीद है कि सरकारें चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, अपनी जो भी व्यवस्थाएं बना रही हैं उसमें इस वर्ग की चिंता जरूर करेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सादा प्रणाम।